नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर सीखें बिल्कुल जड़ से मैं आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जैसा कि आपने पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस और उसके बारे में संक्षेप में जाना, तो आपको जैसा कि बताया गया था कि पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। तो ये हमने उसके टाइप्स बताए थे सिंपल सेंटेंस के। इसके अलावा सेंटेंस के टाइप भी उसकी पिछली क्लास में बताए जा चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये सारे वीडियो जो क्रम से आप समझेंगे तो आगे आप आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो आज यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पहला टाइप्स असर्टिव सेंटेंस को लेंगे। उसको समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके समझने के पहले हमें सिंटैक्स को समझना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम आपको जो भी सेंटेंस समझाएंगे तो उनकी सिंटैक्स भी आपको यहाँ व्यापक रूप से बनवाते चलेंगे, ताकि आपको टेंस को समझने में कोई दिक्कत ना आए और वहाँ आप उनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, इन सबको सिंटैक्स में फिट करते जाएंगे तो आप टेंस बनाने में बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले हम सिंटैक्स को। सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य संरचना या वाक्य रचना, या हम इसको कह सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य का ढांचा। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार अ ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी शब्दों और वाक्यांशों का जो व्याकरणीय व्यवस्थापन होता है और वो भाषा के भेद के अनुसार होता है, उसे हम सिंटैक्स या वाक्य संरचना कहते हैं। तो इसे हम वर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका एक एडजस्टमेंट होता है ग्रामेटिकली। जो भी उसमें सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार ही उसमें वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट का भी अपना एक स्थान होगा, एडजेक्टिव का अपना स्थान होगा, अदर वर्ड्स हैं उनका अपना स्थान होगा, प्रीपोजिशन का अपना स्थान होगा। कहने का आशय जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सेंटेंस में प्रयुक्त किए जाएंगे तो उनका एक प्रॉपर प्लेस सेंटेंस के अंतर्गत होगा और वो भी ग्रामेटिकली होगा। इसीलिए सारी ग्रामेटिकली संरचना को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि वह खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका एक बेहतर सेंस है जो कि हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि वह कोई सब्जेक्ट है, कर्ता के रूप में है, जो कि खेल के मैदान में क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। अब इन्हीं शब्दों को हम अव्यवस्थित रूप से यदि लिख दें, जैसे, तो यहाँ हम देखेंगे कि इन्हीं शब्दों को हमने यहाँ अव्यवस्थित रूप से लिखा, जैसे क्रिकेट में, रहा है, खेल, मैदान, वह, के। तो इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जंबल वर्ड्स, यानी कि अव्यवस्थित शब्द। तो इसका कोई एक बेहतर सेंस नहीं निकल रहा है कि क्रिकेट में, अब क्रिकेट में रहा है, क्या रहा है? खेल, मैदान, वह, के। तो कोई भी यहाँ पर ये शब्द तो सभी वही हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है ग्रामेटिकल रूप से, तो इनका कोई सेंस या अर्थ उपयुक्त नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस सिंटैक्स नहीं होगा और ये हमारा व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है, तो ये सिंटैक्स के अनुसार है। तो सिंटैक्स का आशय है कि सिंटैक्स एक ग्रामर नहीं होती, बल्कि बगैर सिंटैक्स के ग्रामर को या सेंटेंस को लिखना, बोलना और समझना और सुनना मुश्किल होता है। यानी सेंटेंस जो भी हो वो ग्रामेटिकल रूप से व्यवस्थित हो, तभी वह एक अच्छा सेंटेंस कहलाएगा। अब यदि इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज प्लेइंग
क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, यानी वह खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे ग्रामेटिकल रूप से इनको, तो ही हमारा हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी वाक्य होता है तो वाक्य में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट, और इतना ये होगा हमारा सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट यानी जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो, जो सब्जेक्ट का विवरण दे रहा हो, या सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट है सेंटेंस का, वह हमारा प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट में भी हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी कौन कौन से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच प्रयुक्त हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा इज है, तो इज हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और प्लेइंग तो ये हमारा टेंस के अनुसार मेन वर्ब हुआ, और क्रिकेट, और ये क्रिकेट शब्द हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इन, अब ये पूरा यहां से यहां तक इसको हम फ्रेश कहेंगे, यानी फ्रेशल वर्ड, फ्रेश या फ्रेशल वर्ड कह सकते हैं। अब इसमें भी देखेंगे कि जो इन शब्द है ये हमारा होता है प्रीपोजिशन, और ये द ये हो जाएगा आर्टिकल, और प्लेग्राउंड तो ये खेल का मैदान ये हो जाएगा नाउन, यानी एक स्थान है जिसे हम खेल का मैदान कहते हैं, जिसमें खेल खेला जाता है, तो ये संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से क्रिकेट भी एक नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो इस नाउन को नाम दे दिया गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे ग्रामेटिकल रूप से व्यवस्थित है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में पहले क्या आना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर हम इधर कह सकते हैं कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से हमारा एक सिंटैक्स या स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस के लिए ये हमारी सिंटैक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ ये कंप्लीमेंट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये एक सिंटैक्स बन जाएगी अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की। अब सिंटैक्स के अंतर्गत कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और मेन वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, या डबल ऑब्जेक्ट आए हैं तो डबल ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, और कंप्लीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो इनका एक एग्रीमेंट होता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए सामान्य नियम के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सेंटेंस में हम वर्ब को रखते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस में ही के साथ में इज लगाया गया है, यानी ही यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी हमें सिंगुलर ही रखना होगी। तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है। जैसे हम यहाँ लिखें ही गोज टू स्कूल, तो ही यहाँ पर ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर अर्थात एक वचन सर्वनाम है। तो इसी के अनुसार ये गोज यानी ये वर्ब, तो ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ प्रयुक्त हुई है, तो ही के अनुसार ही हम इसको रखेंगे। तो गो हमारी जो कि मूल वर्ब है, ओरिजिनल
वर्ब है गो। कोई भी ओरिजिनल वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल ही होती है। इस बात को स्टूडेंट अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो ओरिजिनल रूप में, ओरिजिन रूप में सदैव प्लूरल वर्ब होती है। उनको यदि हम सिंगुलर बनाते हैं तो एस, ई एस, आई ई एस लगा करके हम सिंगुलर बना देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि गो हमारी प्लूरल है। अब ही के साथ में यदि हम गो रखते हैं तो इनका तालमेल गड़बड़ हो जाएगा। जैसे सामाजिक जीवन में यदि कोई नशा करने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, तो वह सिगरेट पीने वाले के पास में बैठेगा, उसके साथ में वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। दारू पीने वाला है, चिलम पीने वाला है, तो उसे वैसा ही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगेगा और वह उसी के साथ अपना एडजस्टमेंट बनाएगा। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब को तभी रखेगा जब वो भी सिंगुलर के रूप में उसके पास आएगी। तो गो प्लूरल है तो इसने कहा ही ने कि नहीं, मैं सिंगुलर हूँ तो आप भी सिंगल ही आए मेरे पास, डबल नहीं आए, क्योंकि सिंगल सिंगल का ही तालमेल हो पाएगा। अब यदि जैसे कि कोई मैरिड है और आप अनमैरिड हैं तो आप तभी उससे शादी करेंगे जब वो तलाक दे करके आपके पास आएगा, यानी वह भी सिंगल होगा और आप भी सिंगल होंगे, तभी आपका एडजस्टमेंट बनेगा। तो यही सेम क्रिया और सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर होगा। तो गो में ई एस इस प्रकार से हमने ये लगा दिया, यानी कि तलाक का सर्टिफिकेट ले लिया। अब यहाँ ये सिंगुलर हो गया गो और ही सिंगुलर है ऑलरेडी, तो ही गोज। अब इनका एडजस्टमेंट या एग्रीमेंट हो गया, तो ये हमारा सिंटेक्स के रूप में सही ग्रामेटिकल सेंस देगा। तो ही गोज टू स्कूल। तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट और वर्ब हैं जिनको हम एडजस्टमेंट करते हैं और एक सही तरीके से सेंटेंस में रखते हैं, तो सेंटेंस भी एक सही अर्थ प्रदान करता है। तो उनके अलग अलग रूल्स हैं। तो यहाँ पर हमने संक्षेप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जाना। इसको हम एक सिंटेक्स पूरे टॉपिक के नाम से अलग क्लास लेंगे और विस्तार पूर्वक उसको हम समझाएंगे कि सब्जेक्ट में क्या हो और वर्ब हमारी कब सिंगुलर होगी और कब प्लूरल होगी। अभी हम यहाँ समझेंगे सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार होगा हमारा अफर्मेटिव और दूसरा प्रकार होगा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को हम कहते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य, या इसको हम सकारात्मक भी बोल सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक या निषेधात्मक। अब यहाँ पर हम इन दोनों वाक्यों की सिंटेक्स बनाएंगे जो आपको टेंस में सहायक होगी। जैसे अफर्मेटिव की जो व्यापक रूप से सिंटेक्स बनेगी, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम वर्ब को ले लेंगे यहाँ, तो वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी दोनों प्रकार की हो जाएंगी। तो इसको संक्षेप में एच भी लिख देंगे और इसको लिख देंगे एम भी। तो ये व्यापक सिंटेक्स बनेगी इसकी। सब्जेक्ट वर्ब, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब लिखेंगे। जैसे वह विद्यालय जाता है, जो अभी बताया था, ही गोज टू स्कूल, तो ही और मेन वर्ब गो है तो उसमें ई एस लगा दिया तो उसका फॉर्म बदल गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज, तो इज अब हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें मिल सकती हैं, अकेली भी मिल सकती हैं और साथ में भी। और इसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होगा हमारा कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट में भी हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो ये व्यापक सिंटेक्स हो गई हमारी
अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स को देखेंगे तो ये भी हमारा सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे और इसके बाद में नेगेटिव वर्ड का उपयोग होगा, यानी कि नॉट। सामान्य रूप से नॉट प्रयुक्त करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हमारी नेगेटिव सेंटेंस की नॉर्मल या व्यापक सिंटैक्स या वाक्य संरचना होती है। इनके हम एक एक उदाहरण भी लेते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, यानी वह विद्यालय जाता है। अफर्मेटिव यानी कि डिक्लेरेटिव, केवल एक सूचना कि वह विद्यालय जाता है। नहीं जाता तो वह विद्यालय नहीं जाता है। चूँकि असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि हमने परिभाषा में भी बताया है कि अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, यानी ऐसा वाक्य जो कि पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक सेंस देता हो, उसे हम असर्टिव कहते हैं। तो असर्टिव के ही ये दोनों पार्ट हैं। तो यहाँ स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव नकारात्मक। तो नकारात्मक की सिंटैक्स ये है और अफर्मेटिव की ये होगी। तो यहाँ हमारा ये पॉजिटिव सेंस देगा और ये जो भी सेंटेंस बनेगा तो वो नेगेटिव सेंस देगा। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, अर्थात वह विद्यालय नहीं जाता है। इसको हिंदी में लिख देंगे तो वह विद्यालय जाता है और वह विद्यालय नहीं जाता है। अब हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स को यहाँ एक सारणी के रूप में अर्थ सहित जानेंगे। तो यहाँ पर हम पहला लेंगे जैसे नो। तो नो का सेंस होगा नहीं, यानी कोई नहीं। इसको भी कह देंगे कोई नहीं। अब नो और नॉट में भी बहुत बारीक अंतर होता है। जैसे कहा जाए आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास किसी भी तरह का पेन नहीं है, यानी ना अच्छा है, ना बुरा है, ना टूटा है, ना पुराना है, ना नया है, यानी किसी भी प्रकार का पेन है ही नहीं। इसका सेंस होगा ये, आई हैव नो पेन। अब यदि कह दिया जाए आई हैव नॉट पेन, यानी मैं पेन नहीं रखता हूँ, यानी कि पेन टूटा फूटा पुराना कोई ख़राब तो है, लेकिन जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का पेन उस समय उसके पास नहीं है। तो ये सेंस हो जाएगा बारीक। अब नो का सेंस नॉट एनी यदि लिख देंगे तो नो के बराबर ही हो जाएगा। तो नो का सेंस नॉट एनी भी हो जाता है, नॉट एनी यानी कोई नहीं। दूसरा हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा नॉट। इसका भी अर्थ होता है नहीं। और लिख देंगे यहाँ नेवर। तो इसका अर्थ होगा कभी भी नहीं। और लिखेंगे यहाँ नथिंग। तो नथिंग का आशय होगा कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और नीदर, नॉर, ये अधिकांशतः एक साथ में ही प्रयुक्त होते हैं। ना तो ना के अर्थ में। नोबडी लिख सकते हम, नोबडी यानी कोई नहीं, कोई यानी व्यक्ति के संदर्भ में। नो वन, कोई यानी कोई अज्ञात जिसके बारे में पता नहीं हमें, कोई नहीं। नन भी होता है, NONA, नन। नन का आशय भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अनलेस होगा,
जैसे यदि नहीं, इसका अर्थ होगा यदि नहीं। अनटिल हो जाएगा, यानी जब तक नहीं। और टू, TOO, तो इसका भी सेंस बहुत अधिक, यानी नहीं के अर्थ में निकलता है। सेल्डम होगा, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम वाइट, यानी भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। अर्थात ये मुहावरा भी होगा, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इसको हम बोल देंगे बार्किंग डॉग सेल्डम वाइट, भौंकने वाला कुत्ता कभी नहीं काटता। तो सेल्डम का अर्थ यहाँ कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं या कभी नहीं। और देखेंगे यहाँ लिटिल, फ्यू, तो लिटिल माने बहुत कम, यानी ना के बराबर। तो इसका नेगेटिव सेंस ही होगा। इसी प्रकार से फ्यू माने बहुत थोड़ा, ये भी ना के बराबर। तो इन दोनों के भी नेगेटिव सेंस ही निकलेंगे। इनको हम बहुत कम नहीं कहेंगे, बहुत थोड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि नेगेटिव कहेंगे कि बिल्कुल नहीं या बिल्कुल कम। इस प्रकार और भी कई प्रकार के वर्ड मिलेंगे हमको, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग। तो ये नॉट शब्द का हमें मालूम है, अब विथ स्टैंडिंग भी लगा देंगे तो ये इस प्रकार से नॉट विथ स्टैंडिंग भी नेगेटिव हो जाएगा। और हम इसी में ले सकते हैं नेवरदलेस। तो नॉट और नेवर जो कि हम पहले जान चुके हैं, नेवरदलेस, तो ये एक साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी कभी भी नहीं, ना के बराबर, बहुत ही कम। तो इस सेंस में ये प्रयुक्त होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और उनके ये सेंस होते हैं। तो आज की क्लास में हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा और उनकी व्यापक सिंटैक्स को जाना। अब अगली क्लास में हम चलेंगे तो उसमें सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या सिंटैक्स होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करिए और धीरे धीरे बोलने का प्रयास भी करिए, तो आप बेहतर अंग्रेजी सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।